गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर है वो है 14 और चैप्टर का जो नाम है वो है आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। अवधारणाओं का मतलब होता है कि हमारी सोच क्या है, हमारे विचार क्या हैं, या हमने उसके लिए क्या प्लानिंग्स कर रखे हैं। और नियोजन का मतलब प्लान्स होते हैं कि हम जो आर्थिक यानी हमारी जो मतलब देश की आर्थिक व्यवस्था को कैसे उच्च लेवल तक लेके जाएं और उसके लिए हम क्या क्या प्लान्स कर सकते हैं। तो आर्थिक अवधारणाएं और उनकी परियोजनाएं आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगी कि जो हमारे देश के लोग होते हैं, देश के लोग से ही राष्ट्रीय आय आती है। ये तो आपको अच्छी तरह पता होगा, है ना। और आर्थिक व्यवस्था भी उन्हीं से बनती है। जितनी अच्छी कुशल व्यवस्था या कुशल श्रमिक हमारे देश के होंगे उतनी ही अच्छी हमारी आर्थिक व्यवस्था होगी। सबसे टॉप पे अगर हम बात करें तो चीन है, कोरिया है। यहाँ की जो कुशल जो श्रमिक हैं वो नंबर 1 के हैं। वहाँ की एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि 100% लोग शिक्षित हैं। ठीक है। शिक्षित होने के साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी बात उनकी यह है कि वो लोग डिपेंड जो होते हैं वो मात्र 17-18 साल 16-17 साल तक ही रहते हैं। अमेरिका में तो अगर आप देखोगे तो 13-14 साल का बच्चा डिपेंड अपने आप पे होने लग जाता है, अपने माँ बाप पे डिपेंड नहीं रहता, खुद कमाने लग जाता है और खुद की स्टडी वगैरह खुद करता है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर बच्चा या बालक कम से कम या एक वयस्क बालक या व्यक्ति जो होता है या जो मतलब एडल्ट होता है वो कम से कम 25 साल तक अपने माँ बाप पे डिपेंड रहता है या अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है। आ रही समझ में। इसलिए हमारी देश की जो आर्थिक व्यवस्था वो कमज़ोर है। कारण उसका यही है कि 25 साल तक का बच्चा अपने आप को बालक ही समझता है और अपने माँ बाप पे डिपेंड रहता है। इसलिए वहाँ की जो बच्चे पढ़ करके भी कुछ करते नहीं हैं। और चाइना में देख लो, कोरिया देख लो, अमेरिका देख लो, यहाँ पर तुम जाके देखोगे या अपने देश में अपने यहाँ पर भी आप फॉरेनर्स आते हैं तो देखोगे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो जल्दी ही मतलब है ना अपने आप पे डिपेंड होना स्टार्ट कर देते हैं। और वो अपनी अपनी जो खुद की मतलब कैसे वो होता है कि डिपेंडेंस जो होता है कि भाई कोई भी काम है वो खुद करता है, खुद के पैसों से करता है। समझ में आ गया। तो इसीलिए वहाँ के देश के कुशल श्रमिक बहुत नंबर 1 के हैं। वहाँ की टेक्निक्स बहुत हाई हैं और हमारे देश का टेक्निक्स इसलिए पीछे है। लेकिन ठीक है, अब बहुत जल्दी शायद बदलाव आ रहा है। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश में लेकर आए हैं। उसमें यही होगा अब कि बच्चे को 12वीं क्लास के साथ साथ उसको एक तकनीकी शिक्षा भी दी जाएगी या तकनीकी पाठ्यक्रम या पाठ्य कोर्स भी करवाया जाएगा, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ वो आने वाले समय में अपने आप पर डिपेंड होने लग जाए, वो पेरेंट्स पे डिपेंड ना हो। ठीक है। तो अब हम आप चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसमें पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो नेशनल इनकम होती है जब एक व्यक्ति कमाता है। ठीक है। तो एक व्यक्ति की जो इनकम होती है वो उसकी राष्ट्रीय आय में जाके जुड़ जाती है। और एक एक व्यक्ति करके, अब जैसे मान लीजिए अपने यहाँ पर 130 करोड़ की जनसंख्या है, तो 130 करोड़ की जो आय है, अब 130 करोड़ में सब तो कमाते नहीं होंगे क्योंकि उसमें कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं। तो मान लीजिए 130 करोड़ में से मान लीजिए 1 करोड़ लोग कमाते हैं, वो करीब 15 या 30 करोड़ लोग कमाते हैं, है ना, रोजगार है। तो उन पे कितने लोग डिपेंड है, तो उन पे जो लोग डिपेंड है उनको पूरा खर्चा देना होता है, सारा काम करना होता है। तो उन लोगों जो कमा रहे हैं उनकी जो इनकम है वही एक तरह से राष्ट्रीय आय है। इसके बारे में और अच्छे से मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। ये देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय आय का परिचय देते हैं कि हम दिन प्रतिदिन के जीवन में अनेक बार आय आय मतलब इनकम शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी भी व्यक्ति या परिवार के कल्याण को देखने हेतु सर्वाधिक उपयोगी कारक आय को ही माना जाता है, यानी इनकम को। क्योंकि कमाएंगे तभी अच्छा जीवन जिएंगे, नहीं कमाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, गरीबी के लेवल से नीचे हो जाएंगे, 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा पाएंगे, है ना। और कमाएंगे तो 2 टाइम की रोटी भी खाएंगे, और अच्छा कमाएंगे तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे, और अच्छा मतलब और ज़्यादा अच्छी इनकम करेंगे तो हमारे पास एक अच्छा घर भी होगा। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये सबको डिपेंड करता है हमारी आय पे, यानी हमारी इनकम पे। ठीक है। हम सब ये जानते हैं कि आय कल्याण का एकमात्र निर्धारक नहीं है, किंतु इसे व्यक्ति के कल्याण के अनेक निर्धारकों में से एक प्रभावशाली कारक भी माना जाता है, यह अवश्य है। एक व्यक्ति या परिवार की आय बड़ी सीमा तक उसके भौतिक जीवन यानी फिजिकल लाइफ, सामाजिक परिस्थिति यानी सोशल स्टेटस पे डिपेंड करता है, तथा आर्थिक प्रगति यानी उसकी प्रगति कैसे, यानी कितना जितना अच्छा कमाएगा उसकी लाइफ स्टाइल भी उतनी ही अच्छी होगी, जितना कम कमाएगा उसकी लाइफ स्टाइल
बिल्कुल भी नहीं होगी। एक गरीब व्यक्ति को देख लो और एक अमीर व्यक्ति को देख लो, है तो एक इंसान, मतलब है तो मांस हड्डी से वही बना हुआ, लेकिन उसकी लाइफ स्टाइल चेंज होती है। कभी आपने देखा हो एकदम से किसी व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है या एकदम से किसी व्यक्ति के पास में पैसा आ जाता है, तो जहाँ वो गरीबी का जीवन जी रहा था उसकी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाती है। उसके पास कार आ जाती हैं, बड़ा सा मकान हो जाता है, उसके खाने पीने की, अब तक तो वो 2 रोटी खा रहा था, अब वो 5 स्टार में खाना खाता है या घर में नए नए पकवान बना के खाता है। उसके बच्चों का जीवन भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हमारी लाइफ स्टाइल ही चेंज होती है अगर हमारे पास में अच्छे इनकम सोर्सेज होते हैं और हमारी आर्थिक प्रगति अच्छी होती है। ठीक है, तो व्यक्ति परिवार की भांति एक राष्ट्र की आय भी ज्ञात की जा सकती है। राष्ट्रीय आय की गणना एक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नांकित दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय से राष्ट्र की आर्थिक स्थिति यानी कि इनकम मतलब इकोनॉमिकल सिस्टम या इकोनॉमिकल स्टेटस तथा आर्थिक प्रगति यानी इकोनॉमिकल प्रोग्रेस का हमें क्या होता है, ज्ञान होता है कि एक राष्ट्रीय आय मैंने अभी जस्ट बताया था कि भारत क्यों पीछे है। भारत इसीलिए पीछे है कि आधी से ज़्यादा जनता तो बेरोजगार है, इसलिए जबकि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, तो हमारे पास में उल्टा अच्छी प्रगति करनी चाहिए थी, हर व्यक्ति कमा रहा होता, लेकिन हमारे देश में हर व्यक्ति नहीं कमा रहा है। आज पढ़े लिखे लोगों में से भी 75% लोग तो कमा रहे हैं, 25% लोग आज भी क्या हैं, बेरोजगार हैं। समझ में आ रही बातें? इसलिए हमारा देश प्रगति के पथ पर नहीं है, प्रगतिशील नहीं है अभी, मतलब प्रगति पूरी तरह से कर नहीं पा रहा है, अभी पीछे बैकवर्ड हो रहा है। ठीक है, चीन कोरिया वगैरह क्यों प्रगति पे है? क्योंकि वहाँ का हर व्यक्ति 100% व्यक्ति कमा रहा है। अगर 100 व्यक्ति पढ़े लिखे हैं तो 100 के 100 व्यक्ति ही क्या कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। ठीक है, इसलिए देश क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है। राष्ट्रीय आय के आधार पर हम विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था की तुलना कर सकते हैं। जैसे मैं तुलना ही तो कर रही हूँ, चाइना की तुलना कर रही हूँ, कोरिया की कर रही हूँ, चीन की कर रही हूँ, भारत से तो कंपेयर तो कर रही हूँ। ये तीनों देश कैसे हैं, भारत से हर तरह से तकनीकी रूप में क्या है, आगे हैं, तो हम तुलना कर पा रहे हैं। वहाँ की लाइफ स्टाइल भी बिल्कुल चेंज है, अमेरिका की देखोगे, कोरिया की देखोगे, चीन के लोगों की देखोगे। इससे अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान एवं उसके सापेक्षिक महत्व की जानकारी मिल जाती है हमको, कि अर्थव्यवस्था से ये पता चल जाता है कि जो देश है वो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कमाई कर रहा है। वो प्राथमिक क्षेत्र में कमाई कर रहा है। प्राथमिक क्षेत्र मैंने आपको बताया था, यानी प्रकृति के द्वारा जो भी कोई साधन हमको उपलब्ध होते हैं उसमें हम जो कमाई करते हैं या आय कमाते हैं उसको तो बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र से जो हमको कच्चा माल मिल रहा है और उसको बना रहे हैं, फिर उसको हम बेच रहे हैं, तो ये हमारा द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र मैंने आपको बताया था सेवाएं क्षेत्र, जहाँ यानी कि जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब लोग पढ़ करके दूसरों को सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि मानव संसाधन बताया था मैंने कि मानव खुद भी एक संसाधन होता है ना। तो तीनों क्षेत्र में से जो देश का बताते हैं, तो कौन से देश में, कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक देश तरक्की कर रहा है। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत का 75% जनता किस में लगी हुई है, कृषि क्षेत्र में लगी हुई है ना। अमेरिका की इनकी बात करोगे तो वहाँ की 80 से 90% जनसंख्या किस में लगी हुई है, तृतीय क्षेत्र में लगी हुई है, यानी सेवाओं की, सब नौकरियाँ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरों को सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर अच्छी आविष्कार हैं, और क्या टीचर्स हैं, और भी मतलब कई तरह की सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये योगदान से पता लग जाता है कि किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है अर्थव्यवस्था का। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर आएगा राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर अर्थव्यवस्था के लिए भावी नीतियों का निर्माण भी किया जा सकता है। यानी हमें पता लग जाए कि हमारे देश की इनकम कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान्स बना सकते हैं कि ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए अब हमारे देश को, मान लीजिए कोई चीज़ खरीदनी है, कोई चीज़ की हमारे देश में कमी है, कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं 100 एरोप्लेन्स खरीदने हैं। ठीक है, अब एरोप्लेन तभी तो खरीद पाओगे जब हमारे पास में इनकम्स होंगी। अब इनकम कहाँ से आएगी, जब हर व्यक्ति कमा रहा होगा। तो जितनी ज़्यादा इनकम होगी तो उतना ही हम प्रगति करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय के अनुमान के आधार पे हम आने वाले समय के लिए प्लान्स कर सकते हैं कि हमें हमारे देश के लिए ये खरीदना है, हमारी आर्मीज़ के पास में ये वाले अस्त्र नहीं है, ये वाले मतलब टेक्निक्स नहीं है, तो हमें उनके लिए वो टेक्निक्स खरीदनी। जैसे अभी खरीदा भी गया है कि सभी फौजियों के लिए नंबर 1 क्वालिटी के बुलेट प्रूफ जैकेट्स दिए गए हैं उनको। हमने अभी भी, आपको पता हो तो अभी एक लड़ाकू विमान खरीद लिया है हमने। ठीक है, तो ये किसके आधार पे, ये राष्ट्रीय आय के आधार पे। अब आप इसकी थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेंगे राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय आप अच्छी तरह समझ चुके हो कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। अब देखिए, राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता का मौद्रिक माप है। समझो क्या बोला है, अंडरलाइन कर लो इसको, कि राष्ट्र
राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता का मौद्रिक माप है। ये लाइन समझो सबसे पहले, ठीक है। क्या है ये लाइन? ये लाइन है कि जो राष्ट्रीय आय है वो हमारे देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की आर्थिक मतलब इकोनॉमिक मतलब कमाई का, जब हम कोई कमाई करते हैं यानी कुछ काम किया हमने, उसके बदले में हमें क्या मिला? पैसा मिला। तो हम जो हमारे काम को माप रहे हैं, मान लीजिए हम 5 घंटा काम किया, एक मजदूर ने कितने घंटे काम किया? 5 घंटे काम किया, और उस 5 घंटे के उसको मिलते हैं 1,000 रुपये। तो उसने जो आर्थिक क्रिया की, आर्थिक क्रिया मतलब कोई काम किया, कमाई के लिए कोई काम किया, और उसके बदले उसको क्या मिला? 1,000 रुपया मिला। तो वो जो 1,000 रुपया है या 1,000 रुपीज़ है, वो उसका मौद्रिक मतलब मुद्रा का माप है। यानी उसके काम की तुलना कर दी गई है कि 5 घंटे तुमने काम किया और तुम्हें 1,000 रुपये का क्या मिलेगा? 1,000 रुपये की इनकम मिलेगी या आपको आय मिलेगी। तो उस व्यक्ति ने अपना श्रम किया, परिश्रम किया, और उसके बदले क्या मिल गई? उसको मुद्रा मिल गई। तो एक राष्ट्रीय आय की, एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता मतलब कोई काम करना, निष्पादक मतलब ना काम किया, आर्थिक क्रिया करी हमने, और उसके बदले में जो उसको मिला, तो वही उसकी क्या है? मौद्रिक माप है। अच्छी तरह क्लियर हो गई होगा बच्चों आपको मेरी वाली बात? बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि राष्ट्रीय आय कहा जाता है जब कोई काम करता है कोई व्यक्ति और उसके बदले उसको कोई पैसा मिलता है, तो जो पैसा मिल रहा है वो उसकी मौद्रिक माप है। हम कोई भी चीज़, हम कोई भी काम करते हैं, आज मैं आपके स्कूल में, जैसे स्कूल में पढ़ाती हूँ, और मुझे मेरे 5 घंटे 6 घंटे काम करने के मुझे क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। तो वो जो मेरी कमाई है वही मेरी मौद्रिक माप है कि मैंने इतने घंटे काम किया तो मुझे क्या मिला, यानी मैंने आर्थिक निष्पादकता करी और उसके बदले मुझे मौद्रिक माप में क्या मिला? पैसा मिला। ठीक है, तो ये हमारी हो गई राष्ट्रीय आय, और यही एक एक व्यक्ति की जुड़ करके क्या बन जाती है? आगे राष्ट्रीय आय बन जाती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसी देश के उत्पादन, उत्पादन समझते हो? प्रोडक्शन के सभी साधनों। अब प्रोडक्शन के सभी साधन तो तुम जानते ही हो क्या क्या होते हैं, कि सभी साधन में प्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम गन्ना है, गन्ने से हमने क्या बना दिया? चीनी बना दी। अब चीनी को बनाने के लिए, अब चीनी तो अपने आप तो बनी नहीं, चीनी को बनाने के लिए मज़दूर भी था, मशीन भी थी, तो जो उसकी लेबरशिप लगी, मशीन का किराया लगा, जो भी कुछ हुआ, उसकी साधन का पूरा खर्चा निकालने के बाद जो पैसा बचा, समझ में आ रही है बात? तो जो प्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए चीनी हमने बनाई, चीनी 1 किलो की मिल रही है 40 रुपये किलो, 1 किलो चीनी मिलती है 40 रुपये। अब उस 40 रुपये में लेबरशिप भी है, मतलब लेबर ने जो काम किया उसको पैसा भी दिया गया, ठीक है, और उसके जो कच्चा माल लाया गया उसका भी पैसा जोड़ा गया। तो सबको जोड़ जाड़ के, और जैसे मान लीजिए 35, वो चीनी हमको पड़ रही है 35 रुपये की, बनाने का, लेबरशिप का, सबका, और उसको मार्केट में बेचा जा रहा है 40 रुपये का। तो जो 35 रुपये तक था, तो उसका जो 35 रुपये था वो तो उसका क्या था? प्रोडक्शन का मतलब जो का उत्पादन किया गया उस पे जो लागत लगी वो था। लेकिन जो 5 रुपये हमको मिल रहा है वो हमारा लाभ है, क्योंकि 5 रुपये हम एक्स्ट्रा उस पर कमा रहे हैं। तो प्रोडक्शन का जो साधन था, साधन कुछ भी हो सकता है, साधन में मशीनें भी हो सकती है, मजदूर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कि द्वारा किसी भी उत्पादन को बनाना, किसी साधन के द्वारा एक निश्चित अवधि में, मतलब एक साल में, एक महीने में, एक दिन में, 12 घंटे में, 6 घंटे में, तो एक निश्चित अवधि, जो एक वित्त वर्ष को कैसे मानते हैं हम लोग, वो भी मैं आपको समझा दूंगी, पहले इसमें देख लो कि एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं, समस्त अंतिम यानी उस वित्त वर्ष में जो जैसे जहाँ से वित्त वर्ष स्टार्ट हुआ और जहाँ पर वित्त वर्ष खत्म हो रहा है, उस दौरान में जितनी भी अंतिम यानी आखिरी वस्तु भी जो बनाई गई और या आखिरी जो सेवा भी दी गई, उसके मौद्रिक मूल्य के रूप में उसको क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब समझिए वित्त वर्ष क्या होता है। वित्त वर्ष होता है, भारत में हमारे जो वित्त वर्ष चालू होता है वो 31 मार्च को ख़त्म होता है ना। वित्त वर्ष 31 मार्च को तो ख़त्म होता है और 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। समझ में आ गए? तो 31 मार्च को जो ख़त्म होगा और 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होगा, और इस दौरान यानी 31 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल या 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच का जो साल है वो हमारा साल कहलाता है वित्त वर्ष। समझ में आ गया? तो फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं इसको। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी हमारे देश में कोई भी प्रोडक्शन हो या कोई भी सेवाएं हो,
चाहे टीचर्स हों, डॉक्टर्स हों, या हमने किसी कंपनी में कोई काम किया हो, या किसी कारखाने में कोई चीज़ बनाई जा रही हो, कुछ भी साल भर में, विथ ईयर के अंदर कुछ भी कोई चीज़ हुई हो और उसको प्रोडक्शन बनाया हो और अवधि मिल गई हमको 1 साल की, और उसमें अंतिम वस्तु मान लो 31 मार्च को कोई चीज़ भी बनी है, 31 मार्च को लास्ट कोई चीज़ बनी है, तो उसको भी काउंट किया जाएगा उसके अंदर। या कोई 31 मार्च को लास्ट सेवा है, जैसे मान लें 31 मार्च को अब मेरे को सैलरी मिली, या 31 मार्च तक मैंने कोई काम किया, वो भी मेरा इंक्लूड किस में होगा, फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट होगा। आ रही है अच्छी तरह आपको बात समझ में? तो ये जो हो रहा है सारा काम, और उसके बदले जो पैसा मिल रहा है, यानी मुद्रा मिल रही है, मौद्रिक मूल्य मिल रहा है, वही हमारे देश की क्या है, राष्ट्रीय आय है। समझ में आ गया अच्छी तरह बच्चों? आपको नहीं आता है तो आप मुझसे और अच्छी तरह से मैसेज में पूछ सकते हो, ठीक है? तो ध्यान रहे, राष्ट्रीय आय में देश की अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्यों को ही शामिल किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रीय आय में देश की जो अंतिम वस्तु और सेवाएं हैं, यानी 31 तारीख तक जो भी हमने कोई प्रोडक्शन किया है, कोई भी सेवाएं दी हैं, उसके मूल्य को भी शामिल किया जाता है। लास्ट 31 तारीख को भी कोई कुछ किया है तो अंतिम वस्तु या सेवा वह वस्तु होती है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जाता। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आय देश के उत्पादन के सभी साधनों की आय का योग होता है, न कि देश के व्यक्तियों की आय का। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रीय आय देश के सभी साधनों में, मतलब ओनली व्यक्तियों के नहीं, व्यक्ति किस किस साधनों का प्रयोग कर रहा है, क्या क्या लागत लगा रहा है, उस लागत को भी जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई व्यक्ति की इनकम ही जोड़ ली ओनली, यानी कि जैसे मेरी सैलरी है तो मेरी सैलरी कोई नहीं, एक मजदूर के द्वारा कोई प्रोडक्शन किया जा रहा है, एक कंपनी में किसी मशीन के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो उस कंपनी की मशीन की जो प्रोडक्शन है उसको भी जोड़ा जाएगा, एक व्यक्ति की आय को ही नहीं जोड़ा जाएगा इसमें। समझ में आ रहा है ना? यानी देश में जितने भी काम हो रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, इंजीनियर्स कर रहे हैं, मजदूर कर रहे हैं, कोई मशीन काम कर रही है, उन सब की आय को जोड़ करके क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय को बनाया जाता है या उसको परिभाषित किया जाता है। अब ये समझ में आ गया होगा आपको। वित्त वर्ष मैंने आपको समझा दिया। उत्पादन यानी उपयोगिता, यानी कोई चीज़, जैसे मान लीजिए पेंसिल्स, अब आपको पेंसिल्स की ज़रूरत होती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, लकड़ियाँ लाएंगे, लिड लाएंगे, फिर उस पेंसिल को मशीन से बनाएंगे। तो मशीन जो कच्चे माल के द्वारा मशीन उसको बना के दे रही है, तो फाइनल हमको क्या मिल रही है, एक पेंसिल मिल रही है। तो जो हमने उसको अपने उपयोग के लिए जिस चीज़ को बनाया या उपयोगिता का सृजन किया, अपने काम के लिए किसी चीज़ का सृजन किया और उसकी कीमत लगा दी हमने, तो वही क्या हो जाएगा, एक तरह से प्रोडक्शन हो जाएगा। तो मूल्य वृद्धि का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। मैंने ये चीज़ आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी कि अगर 35 रुपये की चीनी लागत वगैरह मिलू करके 35 रुपये की चीनी है और 5 रुपये उस पर एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं, तो वो उस पर मूल्य वृद्धि यह है कि उस पर लाभ भी तो मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी लागत पे थोड़ी बेचेगा, उस पर प्रॉफिट भी तो कमाएगा वो। तो ऐसे ही पेंसिल अगर 5 रुपये की है और 2 रुपये एक्स्ट्रा लेकर के, यानी 7 रुपये की पेंसिल बेची जा रही है, तभी हमें लाभ होगा। समझ में आ गया? कई बार आपने सुना होगा, नहीं मुझे तो नुकसान है, मैं इतने में नहीं दे सकता क्योंकि ये तो इतने में तो मेरा आया ही है। जैसे अपन कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, बोलते हैं इतने की तो मेरे पड़ी, मैं आपको कैसे दे दूंगा। तो यानी कि बेचारे का किराया भी लगा है, लाने का कुछ भी है, किराया भी लगा है, दुकान का किराया भी है। तो इस तरह से वो व्यक्ति कभी भी आपको आई हुई रेट में नहीं देगा, चाहे उस पर वो 2 रुपये कमाए, लेकिन आपसे 2 रुपये लेगा जरूर। क्या लेगा वो, कि मैं 2 रुपये तो लूँगा भाई आपसे, क्योंकि इतना तो मेरे को चाहिए, फिर मैं आज दुकान खोल के क्यों बैठा हूँ, या मैं कोई चीज़ लाया हूँ तो क्यों लाया हूँ। समझ में आ गया? तो कोई चीज़ हम जो बना रहे हैं उसको क्या किया जाए, उस पर कोई मूल्य बढ़ाकर ले रहे हैं, उस पर थोड़ी सी वृद्धि कर देते हैं, तो वही उत्पादन कहलाता है। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। देश के सभी साधन अपने संयुक्त प्रयास द्वारा जितने मूल्य की अंतिम वस्तुएं सेवाएं उत्पादित करते हैं, देश में उतने ही मूल्य की मूल्य वृद्धि का निर्माण भी करते हैं। इस मूल्य वृद्धि को सभी साधनों के स्वामियों को वितरित किया जाता है। मैंने आपको सब समझा दिया कि कोई भी माल बनता है तो, या फिर कोई माल बनाता है, जैसे एक फैक्ट्री में कोई माल बन रहा है तो मजदूर भी है, मालिक भी है, तो उस लागत में सब कुछ ऐड किया जाता है। फिर जो प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट को आपस में क्या कर लिया जाता है, शेयर कर लिया जाता है। ये उसी बारे में कह रहा है। तो मूल्य वृद्धि को सभी साधनों के स्वामियों को वितरित किया जाता है। साधनों को उनकी सेवाओं का पुरस्कार दिया जाता है, यानी जो उसने अच्छा माल बनाया उसके बदले में जो उसको मूल्य दिया जा रहा है, तो वो एक तरह से उसका क्या है, पुरस्कार है। ठीक है, यानी इसका अवार्ड है। भूमि को, अब जैसे मान लीजिए भूमि पे हमने कोई चीज़ करी, तो अब भूमि के बदले में भूमि के लिए क्या मिलेगा, लगान देंगे। ठीक है, श्रमिक जो करेगा, श्रम करेगा, तो उसको हम क्या देंगे, मजदूरी देंगे। पूंजी वाला जो पूंजी दे रहा है हमको, जैसे समझिए मेरी बातों में समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी से हमने किराए पर भूमि ली, ठीक है।
अब उससे हमने कहा मैं 1 साल में इसके अंदर गेहूँ उगाऊंगा, ठीक है, मैं गेहूँ का इस पर क्या करूँगा, गेहूँ बोऊँगा, और जब इसमें गेहूँ काटूँगा या इसको हाँ, कि जब मैं इसमें गेहूँ काटूँगा तो जितना मेरा प्रॉफिट आएगा तो मैं उसका भूमि का आपको क्या दे दूँगा, लगान दे दूँगा। समझ में आ गई? तो जिससे हमने किराए पे लिया तो उसको हम क्या दे रहे हैं, लगान दे रहे हैं, यानी उसका किराया दे रहे हैं। भूमि का क्या दे रहे हैं हम, किराया, उसका जो लिया उसका हम किराया दे रहे हैं। एक व्यक्ति या एक मजदूर जब कोई काम कर रहा है, अपना श्रम लगा रहा है, मैंने बताई थी पहले भी आपको, एक व्यक्ति है उसको हम लेके आए कि भाई तुझे 5 घंटे ये काम करना है, तो वो पहले ही कह देगा मैं 1000 रुपये लूँगा, तो हम कहेंगे ठीक है तू 1000 रुपये ले लेना। तो वो जितने घंटे काम कर रहा है उसके बदले में जो हम उसको 1000 रुपये दे रहे हैं तो हम उसका उसका पुरस्कार दे रहे हैं, यानी एक श्रमिक को उसके काम के बदले हम जो पैसा दे रहे हैं वो उसका पुरस्कार है। ऐसे भूमि पे जो लगान है वो उसका पुरस्कार है। ऐसे किसी पूंजीपति से हम क्या लेके आ रहे हैं, ब्याज पे पैसा लेके आ रहे हैं, तो जो पैसा लेके आ रहे हैं अब उसको तो उसको हम क्या कहेंगे कि ठीक है भाई आप मुझे 1 साल के लिए 10 लाख रुपए दे दीजिए, 1 साल के लिए मुझे कितने दे दीजिए, 10 लाख रुपए दे दीजिए। तो वो बोलेगा ठीक है मैं तो ब्याज लूँगा, तो वो जो ब्याज है वो ब्याज ही उसका क्या है, पुरस्कार है, यानी उसका एक्स्ट्रा इनकम है। समझ में आ रही है? तो ये भी उसका एक उद्यमी होता है, यानी एक व्यापारी होता है और कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है। बताया था मैंने आपको, कोई चीज़ का, जैसे मान लीजिए पेंसिल बना रहा है, अब वो पेंसिल उसको 5 रुपये की लागत सही तो उसको 5 रुपये की पड़ रही है और 2 रुपये की उस पर कमाई करेगा, तो वो जो उस पर लाभ 2 रुपये का कमा रहा है वही लाभ उसकी क्या है, कमाई है। आ रही समझ में? या उसका पुरस्कार है। तो इस तरह से हर सेवाएं होती हैं या कोई भी काम होता है तो उसको मुद्रा के रूप में समझ लो, या उसके मतलब उसके और भी कई लोग पहले क्या करते थे पुराने ज़माने में कि वस्तु के बदले में वस्तु कोई लेते थे तो उसके बदले, जैसे मान लीजिए कि कोई भूमि का लगान देना है तो उसको पैसा नहीं देके उसको कह देते थे ठीक है तू भाई मैं जो अनाज उगाऊंगा उसकी 6 बोरी 12 बोरी होंगी तो आधा तू ले लेना, 6 बोरी तू ले लेना। समझ में आ रहा है? ऐसे होता है। तो ये पुरस्कार होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, तभी सामने वाला व्यक्ति हमको कोई चीज़ देता भी है। तो आगे चलते हैं। राष्ट्र के उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाला भुगतान उस राष्ट्र के सभी साधनों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के समान होता है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ पीछे की साइड में सारी बातें। इस प्रकार अतः एक राष्ट्र के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं इसको, तो राष्ट्रीय सकल, सकल मतलब पूरा, सकल का मतलब था पूरा, फुल, है ना, पूरा 1 साल के अंदर हमने कितना प्रोडक्शन किया, तो पूरे साल को ही क्या बोलते हैं, सकल बोलते हैं। तो राष्ट्रीय उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय आय समान होती है। सरल शब्दों में अगर कहें कि एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा, ये मैं पीछे सारा समझा चुकी हूँ आपको, उसको रिमाइंडर कर लीजिएगा अच्छी तरह कि सभी साधनों द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप प्राप्त आय, जो भी हमने कोई चीज़ बनाई, निकाली, सेवाएं दी, कुछ भी दी, और उसके बदले में हमें जो भी आय मिली वही राष्ट्रीय आय कहलाती है। समझ में आ गया? इस लाइन को अच्छी तरह से आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। 2 बार पढ़ने से समझा दिया है कि कोई भी एक वर्ष के अंदर हम किसी चीज़ को बनाते हैं, उसको प्रक्रिया करते हैं और उसके बदले हमको जो भी मिलता है, आय मिलती है, पैसा मिलता है, कुछ भी मिलता है, हम उसको ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय को घरेलू साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के योग के रूप में भी बताया जा सकता है। घरेलू साधन आय का तात्पर्य है देश की घरेलू सीमाएं, यानी भारत की, जैसे ये हमारा भारत है मान लीजिए, ठीक है, अब ये हमारी सीमाएं हो गई, तो भारत के अंदर यानी देश के अंदर जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, देश भारत के अंदर, भारत की सीमाओं के, यानी ओनली भारत की बात कर रही हूँ मैं, विदेशों की बात कर रही हूँ, विदेशों से कोई चीज़, विदेशों के अंदर कोई चीज़ बन के फिर भारत में आ रही तो विदेशी है वो, ठीक है, और भारत के अंदर कोई चीज़ बन के आ रही है तो वो घरेलू है, यानी घर के अंदर। आप अपन क्या बोलते हैं, आज मैंने घर में बनाया, यानी घर की सीमाओं के अंदर बनाया है। दुकान से लाते तो क्या कहते हैं हम, दुकान से लेके आए हैं। तो घर के अंदर या घरेलू सीमाओं के अंदर जो चीज़ बनाई जाती है, प्रोडक्शन किया जाता है, वही एक तरह से हमारी क्या होती है, इनकम होती है, वही हमारी राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू आय। सकल मतलब पूरे देश, पूरे ईयर के अंदर राष्ट्र की सीमाओं के अंदर एक निश्चित अवधि के अंदर बनाई गई कोई वस्तु को ही हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, या सकल, और उससे जो कमाई हुई उसको हम क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको ये बात, ठीक है। राष्ट्रीय आय को घरेलू साधन आय, ये तो मैंने बता दिया आपको।
घरेलू राष्ट्र साधन आय का तात्पर्य देश की घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पन्न होने वाले साधन आय है। राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय आय अवधारणाएं भी कहती हैं। अब मैंने आपको ये तो बताया दे कि राष्ट्रीय आय होती हैं, उसकी अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। हर जो मतलब व्यक्ति है उसने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं, अपनी अपनी अवधारणा का मतलब विचार, अवधारणाएं विचार होते हैं और विचार सबने अलग अलग दिए कि ये होता है, ये होता है, तो अलग अलग रूप होते हैं, उसी को राष्ट्रीय अवधारणाएं कहते हैं। इन सभी अवधारणाओं के विशिष्ट वैज्ञानिक नाम भी हैं, अर्थ भी हैं और उपयोगिता हैं। यानी हर वैज्ञानिक ने अपना नाम दिया, उसका एक नाम दिया, उसकी एक परिभाषा दी और उसका एक अलग से उपयोग भी बताया। समझ में आ रहा है? इसमें सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आदि है। तो ये सब एक ही चीज़ के नाम है और वो है राष्ट्रीय आय, है ना। घरेलू सीमाओं में बन रहा है यानी घरेलू राष्ट्र के अंदर, घरेलू में बन रहा है यानी घर के अंदर बन रहा है, या घर के राष्ट्र की सीमाओं के अंदर बन रहा है तो सकल घरेलू है ना। आय हमको मिल रही है वो भी है, तो ये शुद्ध है, तो शुद्ध हमारे देश में के अंदर देश की चीज़ बन रही है तो शुद्ध है। तो ऐसे करके नाम दिए गए, एक दूसरे से पृथक होती है भी ये सभी अवधारणाएं एक अर्थव्यवस्था की आड़ को प्रदर्शित करती हैं। एक अर्थव्यवस्था की निष्पादकता को मापने, यानी एक अर्थव्यवस्था में कितना काम किया गया, कितनी प्रक्रियाएं की गई, उसको मापने के लिए एक सकल घरेलू उत्पाद को अधिक उपयोग में लिया। यानी एक पेंसिल को आप 7 रुपये की खरीद के ला रहे हो और उसको कितने दिन चलाते हो, यानी उसको अंतिम छोर तक उसका काम में लिया। जब तक पेंसिल पूरी फिनिश नहीं हो गई, जब तक उसका पूरा काम में नहीं ले लिया, है ना, तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी और आप ये बोलोगे कि हाँ अब मेरा, अपन कोई चीज़ लेके आए, जैसे मान लीजिए हम कोई कपड़े लेके आते हैं और उसको पहनते रहते हैं फट जाता है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है कि पूरा पैसे वसूल हो गए। और मान लीजिए हम कोई भी चीज़ लेके आते हैं, लाते ही हमारे घर में वो टूट गई, तो क्या बोलते हैं, मेरे तो पैसे कुएं में गिर गए या मेरे तो पैसे बेकार गए। तो एक उपभोक्ता होता है, यानी चीज़ का, वस्तु का उपयोग करने वाला व्यक्ति होता है, जब तक उसका अंतिम रूप तक प्रयोग नहीं कर लेता है तो उसको कोई संतुष्टि नहीं मिलती और वो ज़रूरी भी होता है। तो अंतिम रूप तक उसका उपयोग किया जा रहा है, उसको ही किस में ऐड किया जाता है, राष्ट्रीय आय में ऐड किया जाता है। समझ में आ गया? एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी देश के अंदर बनी चीज़ों का पूर्णतया प्रयोग करने के बाद ही उसको क्या, किस में ऐड किया जाता है, राष्ट्रीय आय में ऐड किया जाता है। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रति व्यक्ति आय होगा, पर पर्सन इनकम होगा। समझ में आ गया? तो इसमें ये अब तक तो हमने राष्ट्रीय आय पढ़ा कि राष्ट्रीय आय होती है कि देश में जितनी भी चीज़ें बन रही है, देश में जितने भी व्यक्ति सेवाएं दे रहे हैं, उनकी जो मौद्रिक मूल्य मिल रहा है उसको देश के राष्ट्रीय आय में जोड़ा जा रहा है। अब ये पढ़ेंगे कल हम कि एक व्यक्ति की कमाई कैसे जोड़ी जाती है राष्ट्रीय आय में, या उसका क्या सूत्र है। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह समझना, एक एक चाहे इस वीडियो का आप 2-3 बार समझना, तब आपको समझ में आएगा, तभी आप समझ पाओगे उत्पादन क्या है, सकल घरेलू क्या है, ये सब। और सकल घरेलू उत्पाद को क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और सकल घरेलू आय को क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आता है, कोई भी बात होती है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।